नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य सुधालय के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स का जो पेपर है हमारा, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स, आर्थिक अवधारणाएं विधियाँ, इसी का हम अध्ययन कर रहे थे और हमारे कुछ टॉपिक इसमें बची हुई है, बाकी हमने सबका अध्ययन कर चुके हैं। इसी संदर्भ में हम जो आर्थिक प्रणालियाँ जो थी या अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, देश में किस प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ होती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, जिसे का अध्ययन हम कर रहे थे। इसी के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का हम अध्ययन कर चुके हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, और इन अर्थव्यवस्थाओं की क्या विशेषता हैं और क्या इनकी अच्छाइयाँ, क्या इनकी बुराइयाँ हैं, के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी, जो कि भारत में पाई जाती है। ठीक, यानी कि भारत की जो आर्थिक प्रणाली है या अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए और साथ साथ दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लाभों को प्राप्त करने के लिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जहां हम जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जहां अत्यधिक कंपटीशन पाया जाता है, गलाकार प्रतियोगिता पाई जाती है, जिस कारण से वर्ग संघर्ष का उदय होता है। ठीक, और निजी लाभ, निजी अधिकार होता है प्रॉपर्टी पे, इनका हमने अध्ययन किया था। तो जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो वर्ग संघर्ष बिंदु आता है, वर्ग संघर्ष के कारण मैंने बताया था आपको कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, या हम कहें उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग, इनमें आपस में बहुत अधिक संघर्ष के कारण, ध्यान रखें, बहुत अधिक संघर्ष के कारण धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है इस वर्ग संघर्ष के अंतर्गत कि श्रमिक वर्ग का एक पूरी इकोनॉमी पे कब्जा हो जाता है एक तरह से, क्योंकि श्रमिक वर्ग जो है वो ज़्यादा धीरे धीरे पावरफुल ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि धनी वर्ग या उच्च वर्ग जो हमारा है, वो लगातार जो पॉलिसी बनाएगा या जिनका उद्देश्य निजी लाभ का रहेगा, तो उसी स्थिति में अत्यधिक लाभ कमाने के कारण और श्रमिक वर्ग बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद, बहुत अधिक परिश्रम करने के बावजूद बहुत कम जो प्रतिफल के रूप में मिलता है, इस कारण से इनके मन में भी ये विचार आता है। तो जो संघर्ष की भावना आती है, यानी कि संघर्ष की भावना पूंजीवाद को समाप्त करने का एक अध्याय था। तो जहां पूंजीवाद के अंतर्गत वर्ग संघर्ष, गलाकाट प्रतियोगिता आदि की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी, जो रूस और चाइना में पाई जाती है, इस समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ध्यान रखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। उपभोक्ताओं या व्यक्तियों को जो स्वतंत्रता होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। हमने पिछले अध्याय में समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसको हमने डिटेल से पढ़ा भी था। तो वहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का हनन होता है, नौकरशाह का बोलबाला होता है, और एक केंद्रीय जो पावर होती है, ध्यान रखिए, वो एक केंद्रीय संस्था के पास में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसकी भी बहुत सी समस्याएं पाई जाती हैं। तो भारत ने इन दोनों की समस्याओं को देखते हुए तथा दोनों से क्या क्या फायदे होते हैं, उन फायदों को लेते हुए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट था, मिक्स इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था, वो अपनाया है। ताकि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था और समाजवाद अर्थव्यवस्था दोनों का एक सम्मिलित रूप पाया जाता है। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्योग, ठीक है, या जो समाज के लिए जरूरी और आवश्यक हैं, उन महत्वपूर्ण उद्योगों का नियंत्रण जो है वो संचालन जो है वो सरकार के हाथ में होता है, सामाजिक हित के द्वारा कार्य किया जाता है। और जो निजी क्षेत्र है उसके अंतर्गत ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उपभोक्ताओं को जो वस्तुएं मिलती हैं वो उनमें प्रतियोगिता पाई जाती है। तो भारत ने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया है, और इस मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत हम देखेंगे इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। इन विशेषताओं से हम काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये मिक्स इकोनॉमी के जो फायदे हैं वो देखेंगे, फिर इसके नुकसान है जो देखेंगे,
और भारत में जो मिक्स इकोनॉमी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, तो इसकी विशेषता है, पहला है मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है। ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है। धन की मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है। मैंने कहा इसके अंतर्गत हमने इस अर्थव्यवस्था को इसलिए अपनाया था कि पूंजीवाद में जो कमियां थी, समाजवाद में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करके जो पूंजीवाद में अच्छाइयाँ थी और जो समाजवाद में अच्छाइयाँ थी, उन अच्छाइयों को लेकर हम किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का विकास कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इन दोनों के फायदों को प्राप्त करने के लिए मिक्स इकोनॉमी का बनाया, और मैंने बताया कि यह पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है। यानी कि मैंने बताया कि यहाँ पर ध्यान रखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं भी, अर्थात मैंने बताया कि महत्वपूर्ण जो सेक्टर्स होते हैं, जो जैसे रेल डाकतार सेवा है, डिफेंस है, या ऐसे सेक्टर्स जो समाज के लिए उपयोगी हैं, आवश्यक हैं, यानी कि वहाँ पर देश हित में या अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए कार्य किया जाता है, सामाजिक हित सर्वोपरि होता है। तो इसलिए वहाँ पर सामाजिक हित को बनाया जाता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसे उद्योग धंधे हैं जहाँ उपभोक्ताओं की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनमें अत्यधिक प्रतियोगिता होने के कारण जिससे कि उपभोक्ताओं को लाभ मिले, ध्यान रखिए, और देश का विकास भी हो। और ध्यान रखिए यहाँ पर भी ध्यान रखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो हमने देखा कि अत्यधिक प्रतियोगिता पाई जाती है उत्पादकों में, और उस प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी सेक्टर्स अपने अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो प्राइवेट सेक्टर है, या हम कहें कि मैंने कहा कि हम पूंजीवाद का लाभ भी लेना चाहते हैं, तो उस सेक्टर्स में जो है, जो प्रतियोगिता है, अत्यधिक प्रतियोगिता, ध्यान रखिए वहाँ पर भी सरकार का कंट्रोल होता है। अर्थात मैं यूँ कहूँ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवाद का जो रूप है वो इतना उग्र नहीं होता है कि जैसे प्योर पूंजीवाद में पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की या मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवाद का जो सेक्टर है या जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर भी सरकार का नियंत्रण होता है, यानी कि उसको भी ध्यान रखिए कहीं न कहीं सामाजिक हित में ही कार्य करना पड़ता है, और एक लिमिट तक ध्यान रखिए संपत्ति और भूमि का एक लिमिट तक वो संचय इस्तेमाल करने का उनको अधिकार होता है, राइट होता है। पूरी तरह मान लीजिए फ्री नहीं होते हैं वो सेक्टर भी, नोट कर लीजिए आप, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हमारी है, ध्यान रखिए पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के बीच का रास्ता है, दोनों के बीच का रास्ता पाए जाते हैं। इसमें पूंजीवाद की जो विशेषताएं हैं वही पाई जाती हैं, ठीक है, और समाजवाद की जो विशेषताएं हैं वो भी पाई जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर मैंने बताया कि जो देश के लिए आवश्यक है, बड़े उद्योग हैं, इनमें सरकार के द्वारा या आर्थिक नियोजन के द्वारा सामाजिक हित में कार्य किया जाता है जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में बताया कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी पाया जाता है, दोनों का सेक्टर अर्थात दोनों एक साथ पाए जाते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र भी पाया जाता है, प्राइवेट सेक्टर भी पाया जाता है, ठीक है। तीसरा है आज अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रणाली को या अर्थव्यवस्था को 4 सेक्टर्स में विभाजित कर सकते हैं हम, या 4 सेक्टर्स पाए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक, इसका मतलब क्या है, यह वह सेक्टर है जहाँ पर पूरी तरह से सरकार के अंडर में जो चीज़ें आती हैं, अर्थात सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक हित होता है। सम्मिलित क्षेत्र यानी कि यहाँ पर दोनों मिक्स पाए जाते हैं, पूंजीवाद भी अर्थात यहाँ सरकार और पूंजीवाद रखिए दोनों का मिक्स सम्मिलित क्षेत्र पाया जाता है, दोनों का मिक्स प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र भी पाया जाता है। ये एक सहकारिता क्षेत्र नाम है। सहकारिता मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर हम कहते हैं ना, समाज के गरीब या निम्न वर्ग या कुछ ऐसे लोग जो एक सहकारी संगठन की स्थापना करते हैं, ध्यान रखिए, और उस सहकारी संगठन का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसके जो मेंबर होते हैं उनको विभिन्न रूप से एक सुविधाएं प्रदान करना, उनकी सुरक्षा प्रदान करना होता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान रखिए इस सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत कहीं कहीं गवर्नमेंट का भी हल्का सा रोल होता है उनकी सुरक्षा को प्रदान करने के लिए, इसलिए सहकारी क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। प्राइवेट होता है लेकिन सरकार भी ध्यान रखिए उसमें उस सेक्टर्स को उसको मदद करती है, सरकार का भी कहीं थोड़ा बहुत हस्तक्षेप रहता है उसके मेंबर्स को लाभ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये 4 सेक्टर्स होते हैं, ध्यान रखिए ये 4 सेक्टर पाए जाते हैं इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। सरकारी क्षेत्र दोनों का मिक्स, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर मिक्स रूप,
प्योर प्राइवेट सेक्टर और सहकारी क्षेत्र। ठीक, हाँ। नेक्स्ट है क्षेत्रों का निर्धारण। क्षेत्रों का निर्धारण उनकी सापेक्षिक के आधार पर सरकार के द्वारा होता है ना कि क्षेत्रों का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सापेक्षिक आधार पर सरकार के द्वारा किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जो क्षेत्र हैं, मैंने कहा कि यहाँ पर आपका जो प्राइवेट सेक्टर है ना कि ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है ना कि मिक्स इकोनॉमी की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर क्षेत्रों का निर्धारण अर्थात जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है ना कि अगर वो, नोट कीजिए, अगर प्राइवेट सेक्टर है या निजी क्षेत्र है ध्यान रखिए, तो वो सेक्टर यदि जनता के हित में कार्य नहीं करता है तो सरकार उस सेक्टर को, निजी क्षेत्र को सार्वजनिक में भी बदल सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर क्षेत्रों का निर्धारण जो सरकार द्वारा होता है ध्यान रखिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर ध्यान रखिए। हम देखते हैं राष्ट्रीयकरण क्या होता है, राष्ट्रीयकरण का मतलब यही तो होता है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि हम प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर को उसमें कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यानी कि मिक्स इकोनॉमी की मैंने बताया कि सबसे अच्छी विशेषता है ध्यान रखिए, यहाँ पर यदि प्राइवेट सेक्टर भी है, ठीक है, तो ध्यान रखिए वो अगर सामाजिक हित में कार्य नहीं कर रहा है तो उसको सार्वजनिक क्षेत्र में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो सरकारी क्षेत्र है ध्यान रखिए, सरकारी क्षेत्र है ध्यान रखिए, उसको भी समाज हित में प्राइवेट सेक्टर में दिया जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिए यहाँ पर कि क्षेत्रों का जो निर्धारण है, अर्थात जो क्षेत्र हमारे इनका जो निर्धारण है ये सरकार के द्वारा किया जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई सेक्टर वो सरकारी है तो हमेशा ही सब उसी में रहेगा, वो सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में है तो हमेशा पूरी जिंदगी वो निजी क्षेत्र में रहेगा। हालांकि उसको सरकार के मापदंड के आधार पर, सरकार के नियमों के आधार पर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी आधार पर उसका ध्यान रखिए, उसका सेक्टर सरकार बदल भी सकती है सामाजिक हित के आधार पर। इसलिए ध्यान रखिए, मैंने बताया आपको कि इसमें सबसे अंतर्गत सबसे अच्छी विशेषता मुझे बात की है कि यहाँ पर दोनों का मिक्स रूप पाया जाता है और दोनों के लाभों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। दोनों के लाभों से ठीक अर्थव्यवस्था का निरंतर विकास करना का प्रयास किया जाता है और साथ विकास के साथ साथ कि राष्ट्रीय हित और सामाजिक हित भी सर्वोपरि होता है इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। इसीलिए भारत में मिक्स इकोनॉमी को अपनाया गया था। लाभ, उद्देश्य एवं कीमत के अंतर देखिए, यहाँ पर लाभ जो हमारा है, प्रॉफिट जो है देखिए, वो उद्देश्य है तो कुछ हद तक देखिए कहने का है कि यहाँ पर लाभ का उद्देश्य भी है और कीमत के अंतर भी पाया जाता है। लेकिन मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये इस लाभ, उद्देश्य और कीमत के अंतर को भी समाज हित में ही कार्य करना पड़ता है। एक लिमिट तक हम उसका अपना सकते हैं। हाँ, निजी उपक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि निजी जो उपक्रम है यानी कि जहाँ बहुत अधिक कंपटीशन पाया जाता है, प्रतियोगिता पाई जाती है, यानी कि यह निजी जो उपकरण हैं या उपक्रम जो है निजी जो उपक्रम है, प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं, वो उसका महत्वपूर्ण स्थान जो होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत अधिक कंपटीशन पाया जाता है, उपभोग वस्तुएं बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक, तो उनका अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन ध्यान रखिए वह भी सामाजिक हित में ही कार्य करेगा, सामाजिक हित में कार्य करेगा, क्योंकि सरकार का उस पर नियंत्रण होता है। सरकार उस पर कभी भी कोई पॉलिसी के तहत जो नियम बनाते हैं उस नियमों को ध्यान में रख के ही उनको करना पड़ता है। हम देखते हैं कई बार आता है प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट, झूठे विज्ञापन जो आते हैं उनके लिए आजकल कोर्ट में आप FIR दर्ज करा सकते हैं। ध्यान रखिए, यानी कि कुल मिला के जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आंख मीच कर आपको ऐसी बेकार सी चीज़ें नहीं बेच सकता है या झूठ बोल के आपको नहीं बेच सकता है, कहीं उसको भी नियमों का पालन करना पड़ता है। ये मिक्स इकोनॉमी की ध्यान रखिए बहुत अच्छी विशेषता है कि यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है ध्यान रखिए वो उसका भी जो उद्देश्य है एक तरह से सामाजिक ही होता है। सरकार का उस पर पूरा ध्यान रहता है, ध्यान रखिए पूरा फोकस रहता है। इसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है नियंत्रण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में समान वितरण के लिए ध्यान रखिए। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में समान वितरण के लिए या अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए ध्यान रखिए, अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास के लिए ध्यान रखिए। यहाँ पर प्रगतिशील कारोबार मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, गरीब पर टैक्स कम लगाना, पैसे वाले पर ज़्यादा टैक्स लगना, आय के आधार पर टैक्स लगना, बढ़ती दर पर टैक्स लगाना, और जो टैक्स की इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी समान वितरण अर्थव्यवस्था में, अर्थात आय की समानताओं को कुछ हद तक कम करना, यानी धनी व्यक्तियों से टैक्स लेकर उसको गरीबों में बांटना या गरीबों के लिए कार्य करना। प्रगतिशील करारोपण अर्थात आय की वृद्धि के हिसाब से टैक्स लगना। ठीक है, उस इनकम जो प्राप्त होती है गवर्नमेंट को, उस इनकम को जो निम्न वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसमें बांट कर या उन पर खर्च कर कुछ हद तक ध्यान रखिए इस आय की असमानता को कम करने का प्रयास किया जाता है। ये इस मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत बहुत अच्छी विशेषता है इसकी पाई जाती है। प्रगतिशील कारोबार का है
सामाजिक सुरक्षा कार्यों पर व्यय। ठीक, मैंने कहा टैक्स इकट्ठा होता है, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, ठीक, सोशल सिक्योरिटीज, इन पर भी पैसा खर्च करना, सामाजिक सुरक्षा पर व्यय करना, तथा एकाधिकार प्रवृत्तियों पर नियंत्रण की नीति। हाँ भाई, एकाधिकार प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, यानी कि यहाँ पर जो प्लानिंग है, जो नियोजन है, या गवर्नमेंट का जो रोल होता है, ध्यान रखिए, वो एकाधिकार पर नियंत्रण भी होता है। हमने पूंजीवाद में पढ़ा था कि वहाँ पर कलाकार प्रतियोगिता चलती है, बहुत कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन के कारण क्या होता है कि जो इसकी अच्छी तकनीक होती है, ठीक, उसका प्रतियोगिता में जो फर्म आगे निकल जाती है तो बाकी फर्में खत्म हो जाती है, ध्यान रखिए, तो उस बाकी फर्मों से कितना बड़ा लॉस होता है, ध्यान रखिए। यहाँ पर ध्यान रखिए, एकाधिकार पर नियंत्रण, गवर्नमेंट की सरकार संस्था जो होती है, सरकार जो होती है, इस एकाधिकार की जो प्रवृत्तियां हैं उन पर भी नियंत्रण लगाने का प्रयास करती है। अर्थात यहाँ पर जो पूंजीवाद के अंतर्गत जो जो कमियां हैं, हम पढ़ते थे एकाधिकारी प्रवृत्तियों का उदय, ठीक है, ताकि वहां पर भी कहीं ना कहीं इस मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत उन पर भी नियंत्रण लगाया जाता है, ताकि प्रगतिशील कार्यों को अपनाया जाता है, जिसके कारण से आय की असमानता जो होती है, जो काफी हद तक कम किया जाता है उसको, अर्थात आय का समान वितरण करने का प्रयास किया जाता है, और सामाजिक सुरक्षा में कार्य प्रदान रखें। सामाजिक सुरक्षा अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमने जो पूंजीगत अर्थव्यवस्था है उसके भी हमने बेनिफिट लिए हैं, जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है उसको भी कभी हमने बेनिफिट लिए हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिए, मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत सरकार का जो उद्देश्य है, ध्यान रखिए, मैंने कहा देश हित, राष्ट्र हित के साथ साथ सामाजिक हित भी होता है, और इन सबके हितों के साथ ही साथ अर्थव्यवस्था का निरंतर विकास करना एक लक्ष्य होता है। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन मतलब क्या? नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। ठीक, हम जानते हैं नियोजन का मतलब प्लानिंग, कल्पना करना, यानी कि हमको क्या क्या करना है भविष्य में, ध्यान रखिए, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। अब नाम सुना होगा पंचवर्षीय योजना हम देखते हैं, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन, आर्थिक मतलब धन का प्लानिंग करना, यानी कि धन को हम कैसे खर्च करेंगे, क्या क्या हम लक्ष्य रखेंगे, कैसे हम प्राप्त करेंगे, क्या हमारा टारगेट रहेगा, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिए। ये आर्थिक नियोजन के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा, केंद्रीय नियोजन जो सत्ता होती है, ध्यान रखिए, उस नियोजन सत्ता के द्वारा आर्थिक नियोजन की नीति को अपनाई जाती है, प्लानिंग की नीति को अपनाई जाती है, और इस आर्थिक नियोजन की नीति के अंतर्गत देश का विकास किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए प्लानिंग बनाकर, ध्यान रखिए, विकास किया जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़, ध्यान रखिए। इस प्लानिंग से मिलता है कि इस आर्थिक नियोजन से क्या होगा, ध्यान रखिए, हम पूरी प्लानिंग करते हैं इस आर्थिक नियोजन से। जो हमने पूंजीवादी में कमी देखी थी, आर्थिक उतार चढ़ाव का, ध्यान रखिए, वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो कमियां थी, जो दोष थी, उसमें पढ़ा था आय की असमानता बहुत अधिक बढ़ना, ठीक है, वर्ग संघर्ष, तो ये तो है ही, आय की असमानता और आर्थिक उतार चढ़ाव, ध्यान रखें, है ना। आर्थिक उतार चढ़ाव क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि सारे सेक्टर्स जो होते हैं उनमें आपस में सामंजस्य का अभाव होता है, और सामंजस्य का अभाव होता है क्यों? क्योंकि वो अपने अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए आर्थिक उतार चढ़ाव की जो स्थिति आती है अर्थव्यवस्था में, जिसे हम आर्थिक उतार चढ़ाव कहते हैं, व्यापार चक्र कहते हैं, जानते हैं कि ट्रेड साइकिल्स जो होते हैं, ठीक है, वो आते हैं। और ट्रेड साइकिल्स को नियंत्रण कैसे लगाया जाता है? सरकार के द्वारा, ठीक है, या हम जानते हैं अर्थशास्त्र में ये आर्थिक नियोजन के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा। हम जानते हैं जो नीतियां हैं, केंद्रीय नीति, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। इस मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? यानी कि दोनों नीतियों का, मौद्रिक नीति देश की केंद्रीय बैंक की नीति होती है, हमारे आरबीआई की जो नीति है मौद्रिक नीति, जिसे हम साख नियंत्रण नीति भी कहते हैं, ठीक है। राजकोषीय नीति सरकार की नीति होती है, जिसमें सरकार आय, व्यय और ऋण के द्वारा, यानी कि दोनों नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अर्थव्यवस्था में निरंतर विकास करना, अर्थात अर्थव्यवस्था में आय की असमानता जो होती है, हालांकि बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी मेन क्या है कि इस आय की असमानता जो हमारी होती है, या अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक उतार चढ़ाव है, इस उतार चढ़ाव को कम करके पूर्ण रोजगार की रेखा को बनाए रखना तथा निरंतर अर्थव्यवस्था में विकास करना, यानी कि दोनों ही नीतियों का मुख्य उद्देश्य यही होता है। और ये जो नीतियां हैं ये किससे काम करती है? प्लानिंग से काम करती है। कहा इसलिए आर्थिक नियोजन जो हमारा है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, ध्यान रखिए, मिक्स इकोनॉमी की ये इसकी विशेषताएं हैं। और ध्यान रखिए, इन्हीं विशेषताओं के कारण इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, हम आगे इसकी अच्छाइयाँ पढ़ेंगे, फिर इसकी कमी पढ़ेंगे। हम ध्यान रखिए कि मिक्स इकोनॉमी की कुछ कमियाँ भी हैं, तो हम कमियाँ पढ़ेंगे, फिर बाद में देखेंगे भारत में मिक्स इकोनॉमी है जो जो कौन सी विशेषताएं हैं, उसकी कहाँ तक सफल है, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो विशेषताएं हैं, यानी कि इस विशेषताओं में अच्छाइयाँ ज़्यादा होने के कारण भारत ने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया है, जहाँ पर हम दोनों सेक्टर्स के जो कमियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, दोनों के द्वारा, दोनों के जो प्रॉफिट्स हैं उनको हम अपना के
अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास के लिए गवर्नमेंट जो हमारी है प्लानिंग के द्वारा हमें उसको निरंतर विकास करने का प्रयास करती है। थैंक यू।